बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। और ये जो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन केस होगा, हम इसे ऑब्लिक कोलिजन भी नाम देंगे। एक कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई बॉडी मूव करती है, वो एक ही जो उसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग्स होती है ऑफ देयर सेंटर्स, अगर बॉडी उसी ऊपर स्ट्राइक करके उसी के ऊपर मूव करते हैं तो इसे हम हेड एंड कोलिजन भी कह देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में दैट इज़ द नेम एज 1 डायमेंशंस। लेकिन अगर कोई बॉडी से ऐसे आके यूँ टकराती हैं और थोड़ा सा आगे करके, यानी उनका टच होता है, रब अमल होता है, रब के बाद वो फिर सेपरेट हो जाते हैं। इट मेक्स सम एंगल्स विद द सेंटर्स। वो अपने सेंटर्स की लाइन के साथ पहले कुछ एंगल बनाती हैं और फिर एंगल के बाद जब सेपरेट होती हैं, दैन आल्सो विल आल्सो मेक्स सम एंगल्स। सो सच कोलिजन इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन्स। तो दिस कोलिजन इज आल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ लिया था। द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। बट इसमें हम नई चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर से नई चीज़ यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ 2 डायमेंशनल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के इस टॉपिक में जो 2 डायमेंशंस के हवाले से स्टडी करेंगे, उसमें ये 2 बड़े बड़े आपको सफ़ेयर मैंने इन डायग्राम्स में शो कर दिए हैं। ये 2 सफ़ेयर्स, एक सफ़ेयर इस साइड से मूव करता हुआ यूँ आ रहा है, दूसरा सफ़ेयर इस साइड से यूँ मूव करता है, और इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों सफ़ेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इन दोनों सफ़ेयर का जो सेंटर है उसको हमने डॉट की लाइन के साथ जॉइन कर दिया है, और दिस लाइन नेम एज ए बी, हमने इसको ए बी का नाम दे दिया। जब ये मूव करता हुआ इस तरफ आ रहा है तो देन इट्स मेक्स ए सम एंगल्स विद दिस लाइन्स ए बी, द नेम एंगल इज अल्फा। और ये जो बॉडी बी है, जब ये मूव करते नीचे की तरफ आती है तो इट आल्सो मेक्स सम एंगल बीटा विद दिस लाइन्स ए बी। इट मीन दोनों बॉडीज कोलिजन से पहले जब मूव करती हैं तो वो अपने सेंटर ऑफ लाइन्स के साथ कौन सा एंगल क्रिएट करती हैं, दिस एंगल इज द नेम एज अल्फा, एंगल नेम एज क्या होगा, बीटा। जबकि ये 2 बॉडीज जब आपस में टकराती हैं तो इनके दरमियान एक रबिंग सी होती है। रबिंग के बाद ये बॉडी टुवर्ड्स ए यानी इस तरफ डिफ्लेक्ट करती है, ये थोड़ा सा इस तरफ डिफ्लेक्ट करती है। इस डिफ्लेक्शन के नतीजे में इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो चेंज नहीं होते, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे जब स्ट्राइक होकर पीछे हटेंगी तो हॉरिजॉन्टल चेंज होंगे, वर्टिकल चेंज नहीं होंगे। सो इसका मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन्स और बिफोर ए कोलिजन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऑलवेज रिमेन सेम, बट इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट रिमेन सेम। इट मीन हमारे क्वेश्चन की जो सारी बुनियाद है, बेस है, वो हॉरिजॉन्टल चेंज पे बेस करेगी। हम कॉज के फंक्शन के साथ जाएंगे। सो अब कंसेप्ट ये हुआ कि जब V1I वेलोसिटी के साथ बॉडी आके हिट करती है, इट मेक्स 2 कंपोनेंट V1I y एंड V1I x along x axis, along क्या होगा, y axis। आफ्टर द कोलिजन दिस वेलोसिटी इज द V1F विद द नेम एज 2 कंपोनेंट V1Fx एंड V1Fy, जैसे 2y कंपोनेंट एंड 2 क्या होगा, x कंपोनेंट। इसी तरीके से जो बॉडी सेकंड मूव करके आ रही है विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी V2I, it has the 2 component V2I that is the name as, and V2x which is the represented by red color, which is a V2IX. In other case V2F after the collision that has the 2 component V2Fx and the V2Fy, which makes some angle phi, and where the final angle makes with the AB is theta. It means बॉडी ए टकराने से पहले अपना एंगल अल्फा क्रिएट करती है, आफ्टर द कोलिजन थीटा। ये टकराने से पहले बीटा, आफ्टर द कोलिजन दैट क्रिएट क्या होगा, फाई। अब हम स्टडी करते हैं कि इस सारी कोलिजन्स के अंदर हमारी जो बॉडीज मूव करके आपस में टकरा के रब करके सेपरेट होती हैं, तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट इसलिए चेंज नहीं होते कि वर्टिकली कोई चेंज नहीं होता। जब स्ट्राइक होता है तो ये बॉडी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये टुवर्ड्स क्या होगा, राइट, और ये टुवर्ड्स ए, और ये टुवर्ड्स क्या होगा, बी। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर चेंज बट वर्टिकल कंपोनेंट डज नॉट चेंज। सो यही बात शुरू में मैंने मेंशन कर दी है, और इन वेलोसिटी सब में लिख दिया कि V1I sin अल्फा इज इक्वल टू V1F sin थीटा एंड V2I sin बीटा इज इक्वल टू V2F sin फाई। सो देयर आर बोथ सेम, हम इनको रिप्लेस कर देंगे। अब आते हैं एक्स मोमेंटम एंड एक्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर ए कोलिजन, एक्स मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन्स, टकराने से पहले और टकराने के बाद। कंसेप्ट के मुताबिक ये V1IX
ये आपके पास V2IX, ये दोनों along x axis before equations एंड आफ्टर द कोलिजन V1FX एंड V2FX, इन दोनों का ऐड करें तो यहाँ लिखता है M1V1 cos अल्फ़ा इसके लिए, और इसके लिए क्या लिखेगा तो यहाँ पे लिखेगा M2V2 cos क्या होगा बीटा, इसका एंगल बीटा, उसका एंगल क्या है अल्फ़ा। आफ्टर द कोलिजन इसका एंगल थीटा, इसका एंगल क्या है फाई, तो क्या लिखेंगे M1V1F cos थीटा, M2V2F क्या होगा cos फाई। तो याद रखना है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एंगल का जिक्र नहीं किया था, बाकी ये कैलकुलेशन थी, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बेटा उसी तरीके से M1 की टर्म एक तरफ लेंगे और M2 की एक तरफ, चूँकि हम वेलोसिटी को वेरी कर रहे हैं मगर मैस को क्या रखे हुए हैं कांस्टेंट। सो अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैस बेसिस के ऊपर हो सकती है, वेलोसिटी बेसिस पे वो तो वेरिएबल है। सो इसमें से M1 वाली टर्म एक तरफ कर ली, M2 की टर्म एक तरफ, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर क्या होगा 1। अब चूँकि ये कोलिजन इलास्टिक है, सो दैट इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो उसके वाई कंपोनेंट तो वेरी नहीं कर रहे, तो सारे अनुसार किसके ऊपर आ गए, एक्स कंपोनेंट के ऊपर। लिहाजा फार्मूला होता है हाफ mv²। अब यहाँ वेलोसिटी कौन सी होगी, V1IX², इसलिए हम क्या लिखेंगे V1I cos² इंटू क्या होगा अल्फ़ा। ये हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट, ये उसकी दूसरी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, फिर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फिर ये क्या होगी फाइनल काइनेटिक। इनिशियल इसके अंदर एंगल अल्फ़ा और बीटा इस्तेमाल होगा, फाइनल के एंगल क्या होगा थीटा और फाई। जैसे लास्ट हम कैलकुलेशन पढ़ के आ रहे हैं कि 1/2 जो कि सब में कॉमन है, इसलिए हम कॉमन लेके इसको क्या कर देते हैं कैंसिल। अब इसमें से M1 की टर्म एक तरफ ले लें और M2 की एक तरफ, फिर M1 कॉमन आ जाएगा V1 दिस, और इसमें से M2 कॉमन आ जाएगा टर्म 0। फिर ये फार्मूला वही अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, इसको मैथमेटिकली हम पढ़ते हैं A² - B², इसे पढ़ते हैं A² क्या होगा B²। ये बिल्कुल सेम फॉर्म है। हम इसको ओपन करके अगर लिखते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हैं डिवाइड। ये है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ये है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। हमेशा जब डिवाइड करने लगोगे तो हमेशा बड़े ऑर्डर की इक्वेशन को टॉप पे रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। लिहाजा 2 को हम इससे सेम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1। ये 2 को मैंने ओपन फॉर्म में लिखा, ये कौन सी फॉर्म है A + B इंटू A - B, यानी इसको आप लोग समझेंगे A², इसे क्या समझेंगे -B², ऐसा लिख दिया। सिमिलरली बेटा इसको भी ऐसा आप लोग लिखेंगे, ये थोड़ी सी जगह नहीं थी, मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया। अब रेस्पेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 के राइट से राइट के ऊपर और लेफ्ट के ऊपर लिखेंगे तो बेटा M1 से M1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, M2 किससे कैंसिल होगा M2 से, और ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल। अब आपके पास जो टर्म्स बाकी रह जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक ये रह जाएगी और एक कौन सी रह जाएगी ये। अब इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ लिखते हैं, पहले ये टर्म और फिर ये टर्म लिखते हैं, क्योंकि हमने आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी निकालनी है। आफ्टर द कोलिजन्स V1F है या क्या है V2F है, मगर कौन से फॉर्म के अंदर है, कंपोनेंट की फॉर्म्स के अंदर है। लिहाजा अब हम यहाँ लिखेंगे V2F cos फाई, हमने इसमें से ये सेपरेट कर लिया, इसको उधर जाकर क्या कर दिया माइनस। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द V2F cos फाई इन द इक्वेशन नंबर क्या होगा 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और मजीद आगे उसकी कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बेटा ये सामने है, इसको सेम ऐसे लिखते जाएँ। ये जहाँ लिखा हुआ है V2 cos फाई, वहाँ आप लोग वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे, ये देखें कौन सी वैल्यूज आ जाएगी V1 cos अल्फ़ा, V1 cos थीटा -V2 cos -V2 दिस इक्वेशन। अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो और सिंप्लीफाई होगा, M1 को दोनों से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, M2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब कुछ टर्म ऐसी हैं जो सेम होंगी, जैसा कि ये आपको बात से नज़र आ रही हैं, इन टर्मों को ऐड कर लेंगे, बाकी टर्म से सेम है चलती रहेंगी। नेक्स्ट पे आप देखेंगे कि इन कैलकुलेशंस के मुताबिक चूँकि हमने इसमें V1F cos थीटा हासिल करना है, तो मैं थोड़ा सा उनको शो कर देता हूँ कि ये है V1F cos थीटा, और ये आप लोगों के पास क्या है इस कीमत के मुताबिक, इस इक्वेशंस के मुताबिक V1F के साथ यहाँ से कीमत लेंगे V1F क्या होगा cos थीटा। अब इन दोनों में देखें V1F cos थीटा और V1F cos थीटा कॉमन है, M1 - M2 है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक तरफ लेते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। जब बाकी शिफ्ट हो जाएंगी दूसरी तरफ तो इक्वेशन हमें यूँ हासिल होगी, ये बेसिकली इधर लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं M1 + M2 × V1 cos फाई, ये M1 - M2 V1 cos अल्फ़ा। इसका करना ये है कि आपने V1 cos अल्फ़ा को कॉमन ले लेना है और बाकी डेफिनेटली कीमत आपके पास क्या बचेगी। तो ये है आपके पास V1I, जैसे यहाँ पे है V1I, साथ क्या है cos अल्फ़ा,
तो मैं इसको रेड से शो करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ईजी हो जाए। अब ये देखें, ये जो टर्म्स है, ये टर्म सेम टर्म के साथ हमारे पास मौजूद होगी, इसके अंदर हम कीमत को शो कर सकते हैं। ये देखिए V1 है cos अल्फा, अगर आप इसको उधर ले जाके माइनस कर लेते हैं तो M1 माइनस M2 इसमें से बाहर आ जाएगा, ये कॉमन फैक्टर्स आ जाएगा। तो ये पहली टर्म हो जाएगी। अब ये दूसरी टर्म्स है, ये मैंने शुरू में जिक्र किया, ये देखो दोनों टर्में सेम खड़ी हैं, आप जस्ट इनको ऐड करेंगे, ये दोनों आ जाएगी। जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ये दूसरे टर्म है। अच्छा, ये इधर मौजूद था, इसको इधर डिवाइड कर दें, आपके पास इक्वेशन फाइनल हो गई। तो याद होगा कि लास्ट लेक्चर्स में आपने सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था V1F और आगे सब कुछ यही चल रहा था। इधर V1I के साथ cos अल्फा नहीं था और इसके साथ cos बीटा नहीं था, बाकी सारी इक्वेशन वही है, यानी हमने सिर्फ कंपोनेंट शो कर दिया है। तो पहले बगैर कंपोनेंट के कर रहे थे। अब जैसे V1F cos थीटा हासिल कर ली, नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर क्या है 3, इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ये है हमारे पास वैल्यूज, इसमें आपने जो हासिल किया वो रिजल्ट है आपके पास V1F cos थीटा। तो इसमें से आप लोग V1F cos थीटा अगर देखें तो ये मौजूद है V1F cos थीटा। ये देखिए V2F, पहली कीमत आपकी यही आएगी बेटा। इसके बाद यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, ये वाली जैसा है सेम है, और आखिर पे ऊपर ये लास्ट वाली कीमत है माइनस V2I cos बीटा। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट्स को ओपन करने की बजाय कॉमन लेना शुरू कर दें। ये V2 cos फाई, ये देखें इस गौर से, तो बेटा ये टर्म और ये टर्म देखो, ये सारे कॉमन है या नहीं। अगर मैं इन दोनों को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2, और क्या कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन। इन दोनों में तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये है आपके पास है V2I cos बीटा, ये बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 2M2 बटा M1 प्लस M2, और यहाँ क्या बचेगा 1, चूँकि इसके बटा मौजूद नहीं है, ये हो जाएगा। अब आप लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो M1 प्लस M2, इस एलसीएम के अंदर रखें तो क्या लिखेंगे M1 प्लस M2 माइनस दिस, यानी ये कीमत है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करें तो 2M1 बचेगा, सॉरी नेक्स्ट में लिखते हैं, ये क्या बचेगा 2M1 इंटू दिस। अच्छा, इसको देखें यहाँ पे, इसके बटे में क्या आप लोग ले लेंगे 1, आप इसका जब बेटा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम है M1 प्लस M2, यहाँ क्या बचेगा 2M2 माइनस के साथ M1 माइनस M2, इन दोनों को फिर सॉल्व कर लीजिएगा। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू V1 cos अल्फा। पहली टर्म क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी टर्म को गौर से देखेंगे, 2M2 में से M2 माइनस करेंगे, बाकी क्या बचेगा M2 माइनस M1 बटा दिस इंटू V cos अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वाली ही इक्वेशंस हैं, सिर्फ हमने इसमें कौन सा कंपोनेंट शामिल कर लिया, cos। और ये cos क्यों शामिल हुआ, क्योंकि ये 2 डायमेंशन कोलिजन है, और जब हम 2 डायमेंशन कोलिजन में लाएंगे तो ज़ाहिर हम उसको कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर हल करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि ऑब्लिक कोलिजन से मुतल्लिक़ था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के अल्लाह हाफ़िज़।